हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। देखिएगा, हमने इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट की थी जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोना, क्योंकि हमारे ऑफलाइन क्लासेस ओवर हो चुके थे। ऑनलाइन क्लासेस हमें लगानी पड़ी थी। मैं ऑब्वियसली कभी भी फेवर में था ही नहीं इन चीज़ों के कि ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ाया जाए, बट जितना आप लोगों से मोटिवेशन मिला, जितना आप लोगों से प्यार मिला, जितना लाइक मिला आप लोगों से, उस चीज़ ने सही मायने में मुझे मोटिवेट किया कि ठीक है, वो स्टूडेंट्स जो मुझसे नहीं पढ़ पा रहे हैं या मुझसे दूर रह पा रहे हैं, ऑब्वियसली मैं उनके लिए कुछ करूं, या मैं ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाऊं। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे सफ़र को। नेशनल इनकम की बात कर रहे थे अपन, नेशनल इनकम का टॉपिक चल रहा था हमारा। आइए बढ़ते हैं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। पहले भी बता चुका था कि नेशनल इनकम को 3 वेज टू फाइंड आउट किया जा सकता है। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और थर्ड वन हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, कौन सा? वैल्यू एडेड मेथड। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से 101% आता है, ठीक है, और डेफिनेटली आएगा भी। हाँ, वो अलग बात है कि इस बार का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो रहेगा वो थोड़ा इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि टाइम आवर्स कम है हमारे पास। 40 मार्क्स का पेपर रहेगा, 13 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 आवर्स की लिमिटेशन रहेगी, तो डेफिनेटली विल हैव अ इजी टू डू क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड की और लास्ट हमारा रहेगा एक्सपेंडिचर मेथड। देखो, इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसका एक 1 शॉट वीडियो मैं आपको कंप्लीटली प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले अपन न्यूमेरिकल की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इस चैप्टर में जो मेजोरिटी है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, और डेफिनेटली 1,01% इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता ही आता है। मैक्सिमम पहले 6 मार्क्स का आता था, अब मैक्सिमम क्राइटेरिया हमारा 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से। थ्योरी के भी क्वेश्चन रहेंगे। और हाँ, उस चीज़ को लेकर के मन में डाउट मत रखिए जो बार बार स्टूडेंट्स क्वेरी कर रहे हैं, फ़ोन करके पूछ रहे हैं टर्म 1 का रिजल्ट कब आएगा, स्कोर कार्ड कब आएगा। देखिए जनाब, सीबीएसई सही मायने में खुद इस बार डिलेमा में है, असमंजस में है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा पिछले 2 साल से सीबीएसई को हो क्या गया है, ठीक है। ना ही तो उसके कोई स्केड्यूल बन रहे हैं, ना ही कोई फिक्स डेट्स आ रही है, रिजल्ट्स कब आते हैं, कब आएंगे, किसी भी चीज़ का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। वो जब भी आएंगे डेफिनेटली आई विल अपलोड देम ऑन आवर चैनल, ऑन योर यूट्यूब चैनल, ऑन योर सोशल प्लेटफॉर्म। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम वैल्यू एडेड मेथड की तरफ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, तो सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि नेशनल इनकम का मतलब दूसरा नाम क्या होता है? एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट। अब बात आती है क्या कि अगर हमें वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए तो हम कैसे करेंगे? ध्यान रखिएगा, स्टेप फर्स्ट की बात करें या नंबर 1 की बात करें। चलिए स्टेप फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे जीवीए एट एमपी। अब आप कहेंगे सर ये तो 8 एग्रीगेट्स में से था ही नहीं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जबकि ये तो हमारे जो 8 एग्रीगेट थे उनमें से तो है ही नहीं, तो फिर ये कहां से आ गया? तो थोड़ा सा सब्र रखिए। जीवीए एट एमपी इसका मतलब क्या है? जीडीपी एट एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीवीए एमपी इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि क्या कैलकुलेट वैल्यू एडेड। अगर आपको ये आता है कैलकुलेट वैल्यू एडेड, ऑब्वियसली छोटे क्वेश्चन में आ सकता है क्योंकि 8 to 10 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा, तो डेफिनेटली 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना पूछा जा सकता है। तो इन केस इफ यू आर हैविंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट डोंट गेट अफ्रेड,
अगर आपको क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू एडेड फाइंड आउट करना है, तो इट मींस आपको क्या फाइंड आउट करना है, जीवी एट एमपी फाइंड आउट करना है। और जीवी एट एमपी का मतलब क्या हो गया, हमारे पास हो गया जीडीपी एट एमपी। तो चलिए देखते हैं पहले जीडीपी एट एमपी कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाँ, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाई अगर कोई वैल्यू अगर हमारे पास पहले से दी हुई है तो उस वैल्यू से अपन एनएनपी एट एफसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो डेफिनेटली मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं जीडीपी एट एमपी कैसे फाइंड आउट करता है। आइए देखते हैं। यानी हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो किसका रहेगा, जीवीए एट एमपी, जी ऑब्लिक ही लगा देता हूं यार, ये तो अपोन का साइन हो जाएगा ना, जीडीपी एट एमपी, या जिसको अपन कह सकते हैं वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। चलिए आइए देखिएगा, फॉर्मूले की बात करें वैल्यू एडेड का, तो फॉर्मूला रहेगा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब चलो फॉर्मूला तो देख लिया, अब ये कहां से आ गया, अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। अगर बात की जाए वैल्यू ऑफ आउटपुट की कि भाई हमने कितना आउटपुट जनरेट किया है, कितनी हमारी इकॉनमी आउटपुट जनरेट कर रही है, तो ध्यान रखिएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो फॉर्मूला रहता है हमारा, वो क्या रहेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब ऑब्वियसली आर्ट्स की क्लास है तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे होंगे और आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, तो चेंज इन स्टॉक से तो सारे के सारे अच्छे से वाकिफ है। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यानी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हमारे पास कितना स्टॉक बचता है और स्टार्टिंग में हमारे पास कितना स्टॉक था, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर अपन एडजस्ट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दैट विल बी चेंज इन स्टॉक। सेल्स की बात करें, अब आप कहोगे सर अगर सेल्स हमें नहीं दी हुई हो तो सॉरी फॉर दैट, तो सेल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। यानी किसी भी इकोनॉमी में कोई एक प्राइस दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है, तो यानी कि इन शॉर्ट अगर अपन कहें तो इसको लिख सकते हैं P मल्टीप्लाई बाय Q। ठीक है। अब एक बात ये भी आती है कि सर हमें अगर ना ही तो हमें चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, कि मान लो हमें स्टॉक भी नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, तो इन केस मैं यहां लिख देता हूं, इन केस we have not given any datas for stock। अगर हमें स्टॉक का कोई भी डाटा नहीं दिया हुआ, ओपनिंग या क्लोजिंग दोनों में से कोई भी नहीं दिया हुआ, तो ऑब्वियसली हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, अपन किसको मान लेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट किसको मान लिया जाएगा, सेल्स जो हमें दी हुई है वही हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगी। अदरवाइज सेल्स के लिए अगर दिया तो आपको डायरेक्ट दिया हुआ मिलेगा। देखो मोस्ट प्रोबेबली इस बार चांस है कि आपको डायरेक्ट डिजिट्स, डायरेक्ट वैल्यूज दे, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम होगा नहीं पेपर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो डेफिनेटली आपको डायरेक्ट डेटास मिलेंगे। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स का फॉर्मूला देखा प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, अगर स्टॉक से रिलेटेड कोई डाटा नहीं है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और फिर क्या आता है हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब बात आती है इंटरमीडिएट कंजप्शन की। क्या ये इंटरमीडिएट कंजप्शन है क्या? इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी किसी एक इकोनॉमी में कितना कंजप्शन हमने किया। पहली बात तो क्या हो गया, डोमेस्टिक परचेज होगी, यानी एक इकोनॉमी में हम कितना परचेजेस करते हैं, कितना कंजप्ट करते हैं, प्लस साथ के साथ में हमने बाहर से भी तो कुछ मंगाया होगा, हमने इंपोर्ट भी कुछ किया होगा। यानी अगर मैं कहूं
इंटरमीडिएट कंजप्शन का फॉर्मूला तो क्या रहेगा, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। लीजिए जनाब, जितने डेटास बनने थे, जो जो क्वेरीज थी हमारे सामने, जितने भी स्टेटमेंट्स अपन देख सकते हैं, सारे यहाँ पे अवेलेबल है। जीवीए एट एमपी का मतलब क्या है, जीडीपी एट एमपी, जबकि हमें क्या फाइंड आउट करना मिलेगा, एनएनपी एट एमपी। क्वेश्चन आपको कहेगा या तो जीवीए एट एमपी फाइंड आउट करिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या वैल्यू एडेड। फॉर्मूला क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर सेल्स नहीं दी हुई तो हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर स्टॉक नहीं दिया हुआ किसी भी तरीके से तो ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट ही जो होगा वही हमारा क्या कंसीडर कर लिया जाएगा, सेल्स कंसीडर्ड या कंसीडर कर लिया जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स की तरफ। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। चलिए, अगर जिसने स्क्रीनशॉट नहीं भी लिया हो वो थोड़ा सा पीछे जाकर के पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब तक मैं बढ़ता हूं आगे के क्वेश्चंस के लिए। न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा इजीली क्लियर हो जाए। चलिए, मैं इसको यहीं पे रख देता हूं। आइए देखते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं हम कुछ एक। सेल्स 1500, वैल्यूज इन करोड़ पहले ही लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करनी है, मैं पहले हर एक वीडियो में बता रहा हूं और अभी भी बता रहा हूं आपको कि आपको फुल फॉर्म्स को ही यूटिलाइज करना है, क्योंकि एग्जाम मेरा नहीं है, आप लोगों का है। ओपनिंग स्टॉक की बात करें 120 करोड़, क्लोजिंग स्टॉक की अगर बात करें 270। चलिए लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन 30, एनआईटी लिख लेते हैं 50 और एनएफआईए भी लिख लेते हैं। अब जब लिख ही रहे तो सारी चीजें लिख लेते हैं, कितना 70। फिर लिख लेते हैं हम, चलिए डोमेस्टिक परचेज हम लिख लेते हैं 170 और इंपोर्ट भी लिख लेते हैं 130। चलिए आ जाइए, करते हैं क्वेश्चन सोल्व हमारा। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या था, याद करिए, पीछे जाकर नहीं देखना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो फॉर्मूला था हमारा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स देख लेते हैं, चलिए 1500, पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। आ जाइए, 1500 प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी क्या लिख दूं, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 270 माइनस ओपनिंग स्टॉक हमारा 120। पहले हमने सिर्फ यहीं तक कवर अप किया है, माइनस कर देते हैं क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन का फॉर्मूला क्या था, डोमेस्टिक परचेसेस प्लस इंपोर्ट। आइए देखते हैं क्या डोमेस्टिक परचेसेस है 170, इंपोर्ट है 130। चलिए भाई इनको भी लिख देते हैं 170 प्लस 130। इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, यानी क्या हो गया हमारे पास 270 में से 120 लेस करेंगे, बचा कितना 150, यानी 1500 प्लस 150 माइनस 170 प्लस 130 इज इक्वल टू 300, यानी 1650 माइनस 300 इज इक्वल टू 1350। अगर कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम है देन प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा बेहतर आप देख पाएंगे, क्योंकि जब एक टीचर लिख रहा होता है तो फ्लो में लिखता है, ठीक है। ऑब्वियसली आप स्पेक्टेटर होते हैं, आप उसको अच्छे से सुन रहे होते हैं, अच्छे से देख रहे होते हैं, तो आपको वो एरर्स ज्यादा अच्छे से पकड़ में आएगी। फिर भी लेट मी ट्राई माय बेस्ट। 270 माइनस 120 इज इक्वल टू 150, ओके दैट्स क्लियर। यहां देखते हैं अपन 170 प्लस 130 इज इक्वल टू 300, ये भी सही है। 1650 माइनस 300 इज इक्वल टू 1350 करोड़।
जनाब ये क्या आया है हमारे पास, ये जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई हमारे पास, जीडीपी एट एमपी। चलिए ये तो अब आसान हो गया, जीडीपी एट एमपी या जीवीए एट एमपी या वैल्यू एडेड अगर हमें मिल गया तो सीधी सी बात हमें क्या मिल गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब कर लेते हैं सॉल्व, फाइंड आउट क्या करना है, एनएनपी एट एफसी। सेम फॉर्मूला जो हमने पहले कॉपी किया था, जो हमने पिछली क्लास में कॉपी किया था, पिछली क्लास में हमने किया था, उसी को अप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं। मैं बाकी सारे डेटा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। इसको भी रफ कर ही देते हैं। एक चीज याद रखिएगा, 1350। चलिए कितना था, 1350। क्या था हमारे पास, जीडीपी एट एमपी कितना था, 1350। लीजिए जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस कितना है, 1350 करोड़। ध्यान रखिएगा, आपको आंसर निकालने के बाद उसके आगे करोड़ जरूर लिखना है। अगर इनकेस आप नहीं लिखते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स काट लिए जा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होना है ना, कुछ एग्जामिनर्स थोड़े से सनकी टाइप के होते हैं, वो ये नहीं देखते कि बच्चे ने पूरा क्वेश्चन सही किया है, यार भूल गया हो गया यार गलती से, लेकिन नहीं, उनको अपना ईगो दिखाना होता है कि भाई कैसे भूला, तो बट हमें ऐसा मौका देना ही नहीं है। क्या फाइंड आउट करना है, चलिए मैं मार्कर स्विच कर लेता हूं, आ जाइए। हमें फाइंड आउट करना है एनएनपी एट एफसी। ओके, एक प्रॉब्लम कर ली ना हमने सारे डेटा रफ कर लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको विदाउट डेटा ही करके बता देता हूं। वैल्यूज आप पुट कर लीजिएगा, आंसर आप ही निकाल लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको ही बताता हूं आपको करना कैसे है। आइए देखते हैं। ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो माइनस क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, क्या करें, एनएफआईए प्लस। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है, क्या करते हैं, एनएफआईए प्लस। प्रोडक्ट है नहीं छेड़ना, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। देखो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं, एनआईटी ऐड करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। बट ऑब्वियसली अगर हमें दिए हुए मिलेंगे डेटा तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, देखो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे गए, एनआईटी ऐड किया, मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो क्या करेंगे, एनआईटी माइनस कर देंगे। लीजिए ये आपके पास पहले से रखा है 1350, डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा, थोड़ा पीछे जाइएगा, डेटा को लिखिएगा, डेप्रिसिएशन माइनस करिएगा, एनएफआईए प्लस करिएगा, एनआईटी भी माइनस कर दीजिएगा। चलिए इनके फॉर्मूलाज एक बार वापस रिपीट करवा देता हूं। एनएफआईए की बात करें तो फॉर्मूला था हमारा फीफा माइनस फीटा, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड। एनआईटी की बात करें तो हमारा फॉर्मूला था इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये लीजिए, बाकी का काम आप पर छोड़ता हूं। आई होप आपको क्लासेस बेनिफिशियरी लग रही होगी, जितना प्यार आपसे मिलता है ऑब्वियसली उसको बना कर रखिएगा। एंड प्लीज़ गाइज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सही मायने में आपको मेरी क्लासेस या मेरी करी हुई मेहनत, आप लोगों के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको बेनिफिशियरीज मिल रहा है या सही मायने में आपको लगता है कि ठीक है कि विपिन सर कुछ पढ़ा रहे हैं, देन प्लीज़ 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 एटलीस्ट शेयर टू योर वन फ्रेंड हु इज इन नीड। जो भी आपका एक दोस्त है उसको शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इट्स ऑल फॉर यू ओनली। ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और कुछ नहीं है, आपका प्यार पाने के लिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से और इजी वे में कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए, आपका सिलेबस प्रोवाइड कराने के लिए। सो ओके, जो थैंक्स अ लॉट, हैव ए ग्रेट डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप योर सेल्फ अपडेटेड टू द स्टडीज, कीप कंसंट्रेटेड। बोर्ड्स ज़्यादा दूर नहीं है, फैब खत्म होने को है, मार्च एंड अप्रैल। 4th ऑफ मई, या मैं एक चीज़ और बताना भूल गया था आपसे, 4th ऑफ मई जो रहेगा 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम का शेड्यूल रहेगा। 4th मई के बाद से आपके एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। तो जैसे ही सब्जेक्ट वाइज डेटाज अवेलेबल होते हैं, शेड्यूल अवेलेबल, स्केड्यूल अवेलेबल होगा, होते ही मैं अपलोड कर दूंगा। टर्म फर्स्ट का रिजल्ट भी आने वाला है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक इन द एडवांस। सो थैंक्स अ लॉट, हैव ए ग्रेट डे, स्टे सेफ।
थैंक यू।